स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो महारत्न हैं, कौन सी कंपनियां नवरत्न की श्रेणी में आती हैं, कौन सी कंपनियां मिनी रत्न की श्रेणी में आती हैं, आखिर क्या क्या कंडीशंस हैं जो महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनी बनने के लिए जरूरी है। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किन कंपनियों को कहा जाता है। तो ये वह कंपनियां हैं जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिन्हें हम आमतौर पर सरकारी कंपनी कह देते हैं। इनमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है वह 51% या उससे ज़्यादा होती है। इन्हें हम आमतौर पर सरकारी कंपनी कहते हैं। तो ये स्टेटस है महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न कंपनियों का। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाता, ये केवल सार्वजनिक कंपनियों को दिया जाता है। और केंद्र सरकार की जो कंपनियां होती हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या PSU कहते हैं, उन्हीं को ये स्टेटस मिलता है। ये किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन आती हैं ये सभी कंपनियां। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय। और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? मंत्रालय तो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, और इसी मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये डिपार्टमेंट है, ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने इस डिपार्टमेंट को सौंप रखा है सभी कंपनियों का कार्यभार। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का जो स्टेटस है, किसको महारत्न कंपनी बनाना है, किसको नवरत्न बनाना है और किसको मिनी रत्न बनाया गया है, ये किस डिपार्टमेंट को सौंपा गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जब मंत्रालय पूछा जाए तब भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, जब डिपार्टमेंट पूछा जाए तब सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो ये जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये कंपनियों को उनके मानदंडों के हिसाब से, आगे हम पैरामीटर यानी कि मापदंड पढ़ेंगे कि किस पैरामीटर के हिसाब से किसी कंपनी को महारत्न बनाया जाता है, किसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि सार्वजनिक उद्यम विभाग किसी भी कंपनी को 4 प्रकार के स्टेटस देता है। सबसे ऊपर है महारत्न, दूसरे नंबर पर है नवरत्न, तीसरे नंबर पर है मिनी रत्न। और मिनी रत्न के अंदर 2 श्रेणियां आती हैं, यानी 2 कैटेगरी आती हैं। पहली है मिनी रत्न श्रेणी 1 और दूसरी है मिनी रत्न श्रेणी 2। याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर स्टेटस है वो है महारत्न। अब महारत्न से आप समझ जाएंगे सबसे ऊपर है महारत्न, उसके नीचे है नवरत्न, नवरत्न के नीचे है मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 1 के नीचे है मिनी रत्न श्रेणी 2। तो मान लीजिए किसी कंपनी को यदि महारत्न बनना है तो पहले वो मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंदर आएगी, फिर मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंदर, फिर आएगी नवरत्न के अंदर और नवरत्न के बाद ही वह बनेगी महारत्न। याद रखिएगा, महारत्न बनने से पहले उसे नवरत्न बनना पड़ेगा। यदि किसी को नवरत्न बनना है तब उसे मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंतर्गत आना होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि जो मापदंड है उसी प्रकार है कि अगर किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो उसे पहले नवरत्न होना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर है महारत्न, नवरत्न, फिर मिनी रत्न और मिनी रत्न के अंतर्गत 2 श्रेणी, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। उसके बाद देखते हैं महारत्न कंपनी बनने के लिए कौन से आवश्यक मानदंड होने चाहिए, कौन से आवश्यक पैरामीटर होने चाहिए ताकि किसी कंपनी को महारत्न कंपनी बनाया जाए। तो वो देखते हैं। सबसे पहले कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो सबसे पहले उसके पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, यानी कि वह नवरत्न होनी चाहिए, तब वह महारत्न बन सकती है। दूसरा पॉइंट है कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, इसके नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है
पिछले 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 वर्षों का 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपने 20,000 करोड़ पढ़ा होगा, पर ये 25,000 करोड़ है, ये याद रखिएगा। कई बार गवर्नमेंट इनके नॉर्म्स को घटा देती है, परंतु वर्तमान में कितना है, यह है 25,000 करोड़। ये डाटा आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के साइट पर मिल जाएगा, है ना। तो यही इसी का तो काम है ये। तो यहाँ पर आपको ये डाटा मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का पिछले 3 वर्षों की अवधि में जो औसत टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 25,000 करोड़ से अधिक। उसके बाद अगला पॉइंट है, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15,000 करोड़ से अधिक। अगला पॉइंट है, पिछले 3 वर्षों का जो औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी कि एनुअल नेट प्रॉफिट हो वह 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कि कंपनियों के व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये नहीं हो कि वह लोकल में ही काम करे, इसकी जो उपस्थिति है वो फॉरेन में भी होनी चाहिए। तो कंपनियों के व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये सभी मानदंडों को जो कंपनी पूरा करती है उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इतना आसान नहीं है महारत्न कंपनी बनना, ये सभी मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। आगे हम महारत्न कंपनियों को देख लेते हैं कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। पहली 10 महारत्न कंपनियां थी, अब एक और जोड़ दी गई है, 2021 में ये जोड़ी गई। तो इस तरह से अब हमारे यहाँ पर हो गई हैं 11 महारत्न कंपनियां। इससे पहले जो 11वीं कंपनी जोड़ी गई है, ये इससे पहले नवरत्न कंपनी थी। पहले 14 नवरत्न कंपनियां थी, अब 13 हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें से एक कंपनी को महारत्न बना दिया गया है। और वर्तमान में महारत्न कंपनियां हो गई हैं 11। कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, उनमें से 3 महारत्न कंपनियां होंगी और 1 महारत्न कंपनी नहीं होगी। तो आपको वही पता लगाना है कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, और उसके साथ साथ आपको उसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सेल की फुल फॉर्म क्या है, वेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो पहली महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। तो ज्यादातर जो महारत्न कंपनियां हैं इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो जो न्यू दिल्ली वाली महारत्न कंपनियां हैं उन्हें सबको एक साथ लिख दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। तीसरी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। पहले आप एक बार सुन लीजिए, दोबारा इसका रिवीजन भी कर लेंगे। चौथी महारत्न कंपनी है NTPC। आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं इसके ना, तो NTPC क्या है, एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। छठी महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना क्योंकि इसे अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है। यानी कि जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद 7वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, वो है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय है, देखिए इसका हेड ऑफिस उत्तराखंड के देहरादून में है और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और हेड ऑफिस इसका उत्तराखंड के देहरादून में। 8वीं महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL, शॉर्ट में है PGCIL, मुख्यालय है गुरुगांव में, हरियाणा के गुरुगांव में। 9वीं है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, इसका मुख्यालय है मुंबई में। 10वीं महारत्न कंपनी है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। तो दोनों ही पेट्रोलियम से रिलेटेड BPCL HPCL का मुख्यालय मुंबई में है। और 11वीं महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड,
इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता। तो ये हैं 11 महारत्न कंपनियां। अब इन्हें याद कैसे रखें, कौन कौन सी 11 महारत्न कंपनियां हैं। अब देखिए इसके लिए क्या तरीका है। पहले आपको 4 याद रख लेना, सेल, भेल, गेल, कोल। सेल, भेल, गेल, कोल, ये आपको 4 बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार बोल लीजिए, सेल, भेल, गेल, कोल। तो ये 4 महारत्न कंपनियां हो गई, सेल, भेल, गेल, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। सेल स्टील अथॉरिटी, भेल भारत हैवी, गेल इंडिया, और कोल से कोल इंडिया लिमिटेड। सेल, भेल, गेल, कोल, ये 4 याद हो गई। 2 पेट्रोलियम वाली एक साथ याद रखना, बीपीसीएल, एचपीसीएल। कौन कौन सी हो जाएंगी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये 2 पेट्रोलियम वाली हो गई। इसी के साथ 2 पावर वाली भी याद रख लेना, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड। याद रखिएगा, याद कीजिए, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड। हमें याद रखना है कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप में याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। पहले हमने कौन सी 4 देखी, सेल, भेल, गेल, कोल, 4। उसके बाद 2 एचपीसीएल, बीपीसीएल, 6 हो गई। उसके बाद 2 पावर वाली, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड, 8 हो गई। बची 3। अब देखिए बची 3 में से देखिए 2 ऑयल वाली हैं, एक है ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी, और दूसरी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। तो 2 ऑयल वाली याद रखनी है, एक इंडियन ऑयल और एक ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ओएनजीसी। तो इस प्रकार 10 हो गई। अब बची एक थर्मल पावर। तो थर्मल पावर को भी आप पावर के साथ याद रख लीजिएगा, जिसे हम पीछे पढ़ा है, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड। उसी के साथ आप थर्मल पावर को भी याद कर लेना। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको 11 की 11 महारत्न कंपनियां याद हुई कि नहीं। सेल, भेल, गेल और कोल 4। उसके बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल, 4 2 6 हो गई। उसके बाद पावर वाली कौन कौन सी हैं, 3 पावर वाली हैं, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस और नेशनल थर्मल पावर। कितनी हो गई, 9। बच गई 2 कौन सी बच गई, ऑयल वाली। एक है इंडियन ऑयल और दूसरी है ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार हमको 11 की 11 याद होगी, और इनकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म हम भूल जाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं, वो एग्जाम में ही पूछा गया था, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भेल का पूरा क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन है भारत हैवी एंटरप्राइज लिमिटेड। बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप में से बहुत से लोगों ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जवाब दिया होगा। तो जिसने गलत जवाब दिया है वो, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल्स आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल्स। अब देखिए हेडक्वार्टर हमने देख लिए। अब हम इनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो इनके चेयरमैन है या फिर जो सीएमडी है, इनके जो इसके टॉप पोस्ट पर बैठे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल। और वर्तमान में कौन है, सोमा मंडल है। दूसरा है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि वेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यह है नलिन सिंघल। याद रखिएगा, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नलिन सिंघल। उसके बाद है एनटीपीसी। एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो उसका याद रखना, एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिनके अभी एनटीपीसी के एग्जाम होंगे वो अपने अपने गुरुओं से कह रहे होंगे कि इस बार पास करा दो, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, एनटीपीसी यानी गुरदीप सिंह। उसके बाद है गेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता। उसके बाद है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इसको लेटेस्ट में ऐड किया गया है, इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, ये हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों। ये पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों। उसके बाद है ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अलका मित्तल हैं ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जिस प्रकार सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक उसी प्रकार अलका मित्तल
ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इन दोनों को तो रट लेना, सेल और ओएनजीसी। ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के श्रीकांत। श्रीकांत से आप याद रखना, श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। उसके बाद है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। उसके बाद है एचपीसीएल, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? बीपीसीएल और एचपीसीएल का मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम के सुराना। एम के सुराना। और लास्ट में है 11वां कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आपको साथ साथ बोलना है। सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। दूसरा है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इसके बाद है वेल के अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल। उसके बाद है एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। उसके बाद है गेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज जैन। उसके बाद है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। उसके बाद है ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद है पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के श्रीकांत। उसके बाद है बीपीसीएल के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। एचपीसीएल के अध्यक्ष हैं एम के सुराना। और लास्ट में है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो ये तो हो गए अध्यक्ष, तो हमने अध्यक्ष भी देख लिए और हमने हेडक्वार्टर भी देख लिए। अब ज्यादातर तो कंपनियां ही पूछी जाती हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है या जो उसके अध्यक्ष हैं जो न्यूज में रहे हैं। यहाँ पर ये याद रख लेना, सेल और ओएनजीसी के याद रख लेना क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और पावर फाइनेंस का भी याद रखना क्योंकि ये भी लेटेस्ट में ऐड हुई है। इनके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो महारत्न के बाद देखते हैं नवरत्न कंपनियां। नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में नव सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एक समूह को दिया गया था। नव सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया था, इसीलिए इसे नवरत्न कहा गया। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। पहले 14 नवरत्न कंपनियां थी, पर एक कंपनी को महारत्न बना दिया गया, इसलिए वर्तमान में अब 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 हैं और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों के बनने के लिए क्या मानदंड है ये हम देख लेते हैं। तो कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए। अगर किसी कंपनी को नवरत्न बनना है तो उसे पहले मिनी रत्न श्रेणी यानी मिनी रत्न श्रेणी 1 में होना होगा, तभी वो नवरत्न कंपनी बन सकती है। इसका दूसरा पैमाना क्या है? देखिए 6 मापदंड दिए गए हैं जिनमें 100 में से 60 का इसको लाना होगा, तब जाकर कंपनी नवरत्न बनेगी। तो इसमें ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जैसा हमने पहले पढ़ा था कि 15,000 से ऊपर ये होना चाहिए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसमें केवल बताया गया है कि मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा होना चाहिए पहले तो। दूसरा 6 मापदंड है जिसमें से इसको 100 में से 60 का स्कोर करना पड़ेगा, जैसे कि नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। दूसरा उत्पादन या सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत। तीसरा पॉइंट है नियोजित पूंजी के रूप में सकल मार्जिन। चौथा पॉइंट है टर्नओवर के रूप में सकल लाभ। और पांचवा पॉइंट है अर्निंग पर शेयर यानी प्रति शेयर आय। और छठा पॉइंट है अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना। तो इन 6 मापदंडों में से इसको निकाला जाएगा और जिस कंपनी का 100 में से 60 या उससे अधिक हो इसका, उसे नवरत्न कंपनी बना दिया जाएगा। उसके साथ साथ वह मिनी रत्न कंपनी भी हो। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। अब आपको केवल ये पता होना चाहिए कि कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उन्हें आपको याद नहीं करना है। पर हाँ, महारत्न कंपनियों के अध्यक्ष जरूर याद कर लेना और नवरत्न कंपनियों के सिर्फ उसी कंपनी के अध्यक्ष याद रखना जो हाल ही फिलहाल में करंट में रहा हो यानी न्यूज में रहा हो। तो महारत्न कंपनी का तो अध्यक्ष आपको याद रखना ही है। बहुत अध्यक्ष पूछे जाते हैं, इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कौन कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है ये पूछा जाता है। अगर कोई न्यूज में रहा या लेटेस्ट अपॉइंट हुआ है तो वो अधिक पूछा जाएगा, उसे आप याद कर लेना। तो पहले देख लेते हैं कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां हैं 13 वर्तमान में। पहली है MTNL
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। दूसरा है NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मैंने अभी जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है उन्हें एक साथ बना दिया गया है, दोनों का मुख्यालय न्यू दिल्ली। उसके बाद है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। बस आप एक बात सुन लीजिए, आपको ये याद रहेंगे। महारत्न तो आपको याद हो ही गया होगा, तो बाकी के जो नाम है वो नवरत्न के हैं, बस एक बार याद कर लीजिए, यानी एक बार सुन लीजिए और आपको ये याद हो जाएंगे। अगली है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है इन दोनों कंपनियों का मुख्यालय बेंगलुरु में है। देखिए पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ी थी भेल, वो थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह है बेल और वो है भेल, बेल और भेल, इसको आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, बेल का मुख्यालय बेंगलुरु, बेल बेंगलुरु। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में। उसके बाद है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। शिपिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद नौवीं नवरत्न कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है नालको का मुख्यालय। उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एक हमने पीछे पढ़ी थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो महारत्न कंपनी थी। यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बेल और भेल उसी प्रकार से ये भी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल, इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पढ़ा था। इसका मुख्यालय है दुलीजान जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम में है ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय। उसके बाद 11वीं नवरत्न कंपनी है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो मिनरल वाली कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। उसके बाद है 12वीं नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, इसका मुख्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है और ज़्यादातर तमिलनाडु दिया होता है, क्योंकि नेवेली दिया होगा तो आप तो पता लगा लेंगे, इसलिए दिया होता है तमिलनाडु। 13वीं नवरत्न कंपनी है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL, इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, इसका मुख्यालय है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, MTNL का मुख्यालय न्यू दिल्ली, NBCC यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन न्यू दिल्ली, कंटेनर कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन न्यू दिल्ली, इंजीनियर्स न्यू दिल्ली, बेल और हेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। शिपिंग का मुख्यालय मुंबई में है। एल्यूमिनियम का मुख्यालय भुवनेश्वर यानी कि नालको का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ऑयल का मुख्यालय दुलेजान असम में। मिनरल का मुख्यालय हैदराबाद में है। लिग्नाइट का मुख्यालय तमिलनाडु में है। तो ये आपको याद हो गया होगा। महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों को हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मिनी रत्न कंपनियां। मिनी रत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं? ये हैं 74। कितनी हैं? 74, यानी 74 मिनी रत्न कंपनियां। तो क्या आपको 74 याद रखनी है? नहीं, आपको मिनी रत्न कंपनी याद नहीं रखनी है, क्योंकि मिनी रत्न कंपनी नहीं पूछी जाती है। आप 74 को तो आप याद रख नहीं पाओगे, परंतु एक बार हम ये देख लेते हैं कि मिनी रत्न कंपनी कहाँ किसे जाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिनी रत्न श्रेणी में और मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 में बांटा गया है इन्हें। तो पहले हम देख लेते हैं मिनी रत्न श्रेणी 1 में किसे रखा जाता है। तो इसमें उन कंपनियों को रखा जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, यानी कि पिछले 3 वर्षों में लगातार वो प्रॉफिट में रही हो और लगातार 3 वर्षों में कम से कम एक बार उसका प्रॉफिट 30 करोड़ से अधिक का रहा हो। कितना? 30 करोड़ से अधिक नेट प्रॉफिट। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। देखिए 3 वर्षों में तो वो लगातार प्रॉफिट में रही हो और 3 वर्षों में से एक बार उसका नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से अधिक का रहा हो, तो ये मिनी रत्न श्रेणी 1 में रहेंगी। वर्तमान में 62 कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी 1 में आती हैं। अब देखते हैं मिनी रत्न श्रेणी 2। तो इसमें पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया हो, यानी कि वो पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट में है और उसका नेट वर्थ भी क्या हो? पॉजिटिव में रहा हो। इसमें यह नहीं कहा है कि इसमें एक वर्ष में 15 करोड़ या 30 करोड़ हो, परंतु इसमें यह जरूर कहा है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा रहा हो और नेटवर्थ
सकारात्मक। तो 12 ऐसी वर्तमान में मिनी रत्न श्रेणी 2 में कंपनियां रखी गई हैं। अब आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में पढ़ लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना और दीजिए हमें इसी के साथ अनुमति। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।